नमस्कार। गौरव गरियाबंद के तहत ऑनलाइन क्लास चल रही है जिसमें सभी मुख्य विषय जो हैं और उसके मुख्य टॉपिक पर चर्चा की जाती है और उसका अध्यापन कराया जाता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। आंतरिक प्रतिरोध, ठीक, ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, बट ये सेल का आंतरिक, सेल को सभी को पता होगा सेल क्या होता है। सेल एक ऐसा युक्ति होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो सेल के अंदर जो प्रतिरोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, डायग्राम से समझते हैं। जैसे आपका सेल है, ये सेल है, जैसे ही विद्युत धारा इस सेल में इस सेल से गुजरती है तो इस सेल में जो पहले से विद्युत अपघट्य उपस्थित रहते हैं, पहले से क्या रहते हैं, विद्युत अपघट्य उपस्थित रहते हैं। ये विद्युत अपघट्य क्या करते हैं, जो विद्युत धारा बहती रहती है उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, विद्युत धारा जब सेल में प्रवेश करती है तो सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, इसके बाद हम आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, सिंपल प्रतिरोध को अपन कैपिटल आर से डिनोट करते थे। इसका भी जो SI मात्रक होगा वो क्या होगा, ओम होगा। ठीक, इसको अपन इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक, नेक्स्ट अपन देखते हैं विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको शॉर्ट में मैं EMF लिखूंगी। ओके, ठीक। विद्युत वाहक बल क्या होता है, एकांक धनावेश को जैसे ये कोई सा विद्युत परिपथ है, एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। ठीक है, अगर हम मानते हैं कि ये जो एकांक आवेश है वह Q है और किया गया कार्य जो है W हो जाएगा, W है, तो ये हो जाता है आपका विद्युत वाहक बल का सूत्र एप्सिलॉन इक्वल्स टू W अपॉन Q। विद्युत वाहक बल एक टाइप का क्या रहता है, विभवांतर ही रहता है। अगर हम इसका SI मात्रक देखना चाहें तो विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, तो विद्युत वाहक का बल का भी SI मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। अगर हम इसका विमीय सूत्र देखना चाहें तो W फॉर्मूला से विमीय सूत्र बनता है। W जो है कार्य का विमीय सूत्र होता है ml का स्क्वायर t की पावर -2, और जो आवेश Q है लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था और यूनिट 1 में भी आपने पढ़ा होगा कि आवेश बराबर क्या होता है, A इंटू टी। ठीक, m इसका सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, A ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, A की पावर -1 हो जाएगा, L का स्क्वायर, T ऊपर जाएगा तो T की पावर -1 हो जाएगा और T की पावर -2 के साथ ऐड होके क्या हो जाएगा, T की पावर -3। ये हो गया हमारा विद्युत वाहक बल का सूत्र। ठीक, एक चीज और, अभी आगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, उसमें ऐसा प्रश्न आएगा कि सिरों का विभवांतर 50 वोल्ट था, फिर उससे क्या हो गया, वो 30 वोल्ट हो गया, मतलब 2 विभवांतर दिया जाएगा। तो इसमें जो अधिकतम विभवांतर होता है, इसका जो अधिकतम विभवांतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो किसी परिपथ में किसी सेल का जो अधिकतम विभवांतर होता है वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट अपन देखेंगे ठीक, नेक्स्ट अपन देखेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध सेल के, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, सेल के आंतरिक प्रतिरोध में विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विभवांतर
और जो धारा होंगी I में संबंध। ठीक, तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं अपन। माना ये एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल है, ठीक, ये आंतरिक प्रतिरोध R है और यहां से धारा I प्रवाहित होती है। यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है और यहाँ पे कुंजी K और यहाँ पे दोनों सिरों के बीच का विभवांतर V। ठीक, ये हम मानते हैं कि एप्सिलॉन आपका विद्युत वाहक बल है, R जो है आंतरिक प्रतिरोध है, R जो है बाह्य प्रतिरोध और V जो है विभवांतर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, इसमें दो प्रतिरोध है आपका, इसमें आंतरिक प्रतिरोध और प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R प्लस, या फिर कैपिटल R को पहले लिखते हैं, R प्लस R। ठीक, उसके बाद ओम के नियम से हम जानते हैं कि इसमें बहने वाली धारा I बराबर EMF कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो EMF कुल विद्युत वाहक बल क्या है हमारा, यहाँ पे एक ही विद्युत वाहक बल है इसलिए क्या हो गया एप्सिलॉन, और कुल प्रतिरोध क्या है हमारा R प्लस R यहाँ से। ठीक, तो ये क्या आ गया आपका I इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, ओम के नियम से हमको पता है क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है, तो यहाँ से हम I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, I है, तो राइट हैंड साइड को भी अपन इक्वल कर सकते हैं। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ठीक, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अपोजिट करके लिख सकते हैं, R प्लस R अपॉन एप्सिलॉन। लेफ्ट हैंड साइड को अपोजिट करेंगे तो राइट हैंड साइड को भी अपोजिट करना पड़ेगा, तो R अपॉन V। ठीक, हमको इसमें आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान निकालना है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, एप्सिलॉन को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये R अपॉन V इंटू एप्सिलॉन। ठीक, इस वाले R का मान चाहिए इसलिए जो कैपिटल R है उसको भी ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन माइनस, इधर प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अगर हम यहाँ से R को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन V माइनस 1। ये हमारा निकल गया आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R एप्सिलॉन अपॉन V माइनस 1। इस व्यंजक से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं, आखिर में एक आध एग्जाम्पल इसका बता दूंगी। अब इसमें हम संबंध देखते हैं। संबंध देखने के लिए अपन इक्वेशन नंबर 1 से देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से हम I क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इक्वल्स टू I R प्लस R। ठीक, I के अंदर अगर हम गुना करेंगे तो I कैपिटल R प्लस I इंटू R, एप्सिलॉन इक्वल्स टू IR प्लस IR। ठीक है, IR ओम के नियम से यहाँ पे देख सकते हैं V इक्वल्स टू IR के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं V प्लस IR इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन। इस फॉर्मूला का यूज करके भी हमको आगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना है। ठीक, अब अगर हमको V का मान अगर चाहिए तो V को यही रहने देते हैं, एप्सिलॉन IR को इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएगा एप्सिलॉन माइनस IR। ठीक, ये हो गया आपका आंतरिक प्रतिरोध EMF विभवांतर और I के बीच का संबंध। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न अपन देख लेते हैं। ठीक, एक न्यूमेरिकल प्रश्न है, एक सेल के सिरों के बीच, सिरों को 20 ओम के प्रतिरोध से
प्रतिरोध से जोड़ने पर उसका विभवांतर 50 वोल्ट से 40 वोल्ट हो जाता है तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। दिया गया हमको प्रश्न में क्या क्या दिया है। तो 20 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है, मीन्स आर का मान दिया हुआ है कितना, 20 ओम। ठीक, उसके बाद अपन देखते हैं दो विभवांतर दिया हुआ है, जो विभवांतर वो 50 वोल्ट से 40 वोल्ट हो गया। अभी मैंने बताया था कि अगर दो विभवांतर दिया रहता है तो जो अधिकतम विभवांतर होता है वो आपका विद्युत वाहक बल होता है। ठीक, तो इसमें जो अधिकतम विभवांतर है 50 है तो विद्युत वाहक बल इक्वल्स टू 50 वोल्ट, और यहाँ पे जो एक विभवांतर है वो क्या है, V इक्वल्स टू 40 वोल्ट। ठीक, हमको क्या निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध का अपन व्यंजक अभी निकाले थे, R इक्वल्स टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। R का मान कितना है 20, E का मान कितना है 50 अपॉन V का मान 40 माइनस 1। इसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा 2, इधर 5 माइनस 4 अपॉन 4। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन 4 इंटू 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो आपका R का मान कितना आ जाएगा 5 ओम। ठीक, ये हो गया आपका इससे रिलेटेड आंतरिक प्रतिरोध से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे किरचॉफ का धारा वितरण का नियम। किरचॉफ का धारा वितरण नियम। किरचॉफ ने धारा वितरण का दो नियम दिया। प्रथम नियम जिसे संधि का नियम भी कहा गया, संधि का नियम। ठीक, और द्वितीय नियम जिसे पास लूप का भी नियम कहा गया। ठीक, हम सबसे पहले देखेंगे प्रथम नियम, संधि का नियम। बहुत ही इजी और छोटा टॉपिक है। किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में आने वाली सभी धाराओं, किसी विद्युत परिपथ में संधि में आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। विद्युत परिपथ में आने वाले सभी विभिन्न धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। ठीक, जैसे ये संधि है जहाँ पे सारे धारा एकत्रित हो रही है। यहाँ पे धारा, जैसे मान लो यहाँ पे से धारा I1 जो है वो आ रही है, धारा I2 संधि से वापस जा रही है, धारा I3 भी संधि से वापस जा रही है, धारा I4 का हम मान लेते हैं कि संधि की ओर आ रही है। ऐसी धारा I4 जो है संधि से वापस जा रही है, संधि से वापस जा रही है। ठीक, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि धारा I1 और I4 जो है वो संधि की ओर आ रही है। चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार जो धाराएं संधि की ओर आती है उसमें पॉजिटिव साइन रहता है। I1 प्लस क्या रह जाएगा I4, I1 और I4 जो है वो प्रवेश कर रही है तो इसमें पॉजिटिव साइन रहेगा, और जो संधि से बाहर निकलती है उसमें क्या रहता है, निगेटिव साइन रहता है। ठीक, तो I2 माइनस I3 माइनस I5 ये तीनों धाराएं क्या है, संधि से बाहर निकल रही है, इसलिए इसमें क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक, इज इक्वल्स टू 0। अगर हम सारे निगेटिव वाले धाराओं को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I4 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस
5। ठीक है, इस नियम को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में जो धाराएं प्रवेश कर रही हैं उसका योगफल तथा जो धाराएं संधि से निकल रही है उसका योगफल एक दूसरे क्या रहता है, बराबर रहता है। ये कहलाता है किरचॉफ का प्रथम नियम। आगे हम व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज पढ़ेंगे, उसमें ये जो नियम है ये नियम अगर क्लियर है तो वो व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज आपसे इजिली बन जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसे हम पास या फिर लूप का भी नियम कहते हैं। ठीक, इसको पहले डायग्राम से समझते हैं। ये एक बंद परिपथ है। बंद पास का नियम इसलिए कहा गया है जिसमें एक क्या है आपका विद्युत वाहक बल है, प्रतिरोध R1, ठीक, फिर दूसरा विद्युत वाहक बल, प्रतिरोध R2, तीसरा R3। ठीक, इसमें धारा, इसको अपन नाम देते हैं A, B, C, D, E और F। इसमें धारा का डायरेक्शन इधर रहेगा, धारा I1, धारा I2 और यहाँ पे दोनों धाराएं मिलके धारा I1 प्लस I2। ठीक, अब द्वितीय नियम क्या कहता है? ठीक, द्वितीय नियम क्या कहता है? किसी विद्युत परिपथ में बंद पास लूप में विभिन्न, बहुत सारे विद्युत वाहक बल हैं, विभिन्न विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, ठीक, विभिन्न विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में बहने वाले विभिन्न धाराओं और उसके संगत जो प्रतिरोध रहते हैं के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। इसको कहते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक, अब कुछ चिन्ह परिपाटी इसका कुछ नियम है जिसको हम देख लेते हैं। जिसमें से पहला है कि जिस संधि से, ये आपका जैसे ये लूप हो गया A B D C, A B D C A, जहां से हम चलना प्रारंभ करते हैं, ये संधि की इस बिंदु से, अगर यदि परिपथ के इस बिंदु से जब हम चलना प्रारंभ करते हैं तो वापस हमको इसी बिंदु पे आना होता है। ये पहला चिन्ह परिपाटी का पहला नियम ये कहता है कि जिस बिंदु, जैसे हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं A B D C A, अगर हम क्लॉकवाइज भी घूमेंगे A C D B तो हमको वापस उसी बिंदु पर आना होगा। ठीक, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम यह कहता है कि जब हम दूसरा नियम विद्युत वाहक बल के लिए होता है। ठीक, यदि हम A से C की ओर जाते हैं तो जब हम A से C की ओर जाएंगे तो प्लस से माइनस की ओर जाएंगे, तो प्लस से माइनस की ओर जाने से जो विद्युत वाहक बल होता है वो क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। ठीक, प्लस से माइनस की ओर जाने से विद्युत वाहक बल निगेटिव हो जाता है और माइनस से प्लस की ओर जाने से क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। ठीक, थर्ड क्या है? यदि हम, ये आपका डायरेक्शन है किसका? विद्युत धारा का। यदि हम धारा की दिशा की ओर चल रहे हैं, मतलब यदि हम C से A की ओर चल रहे हैं, यदि हम धारा की दिशा की ओर चल रहे हैं तो जो आपका धारा है, जो हमारा धारा है और प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध का प्रतिरोध जो है इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? उसके सीधे में चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके विपरीत यदि हम A से C की ओर चले, A से C की ओर चले, मतलब ये धारा की दिशा हमारे इस तरफ है, हम चल किधर रहे हैं? A से C की ओर चल रहे हैं, तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी, I1 R1। ठीक, इसके बाद इस परिपथ की हेल्प से अपन सॉल्व कर लेते हैं इस लूप को। जैसे हम पहला लूप में देखते हैं क्या है हमारा, A B D C A। ठीक, अब हम यहाँ से A से चलना शुरू करेंगे तो A से जब हम चलना शुरू करेंगे, ठीक, A से B में गए। अभी देखो देखते हैं कि जो I2 का, हम यहाँ से ऐसे चलना शुरू कर रहे हैं, I2 का डायरेक्शन हमारे से अपोजिट है, तो I2 और इसके संगत क्या है? R2, इसका मान क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब फिर हम चल रहे हैं तो प्लस से माइनस की ओर चले, प्लस से माइनस की ओर चलने से EMF का मान क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है, तो E2 क्या रहेगा यहाँ पे?
निगेटिव रहेगा। ठीक, यहाँ पे पहुंचे अपन, यहाँ पे पहुंचने के बाद जब हम इस ओर चलते हैं तो यहाँ पे माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं, तो विद्युत वाहक बल का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चल रहा है। माइनस से प्लस की ओर जाने से क्या हो जाता है, पॉजिटिव चल रहा है। हम इस ओर चल रहे हैं, ए के साइड चल रहे हैं, तो धारा के साथ साथ चल रहे हैं, धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, इसलिए जो I1 का मान है, I1 और उसका संगत क्या है, R1 का मान, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं BEFD। इसमें क्या होता है, जब हम चलना शुरू कर दें, ये धारा की दिशा में D से चलना शुरू करें, धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, तो I1 प्लस I2 और R3 इंटू ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं। ठीक, यहाँ पहुंचने पर इसके बाद फिर देखते हैं कि ये फिर I2 जो है हमारे उसी की I2 की दिशा में हम चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, I2 इंटू, इसमें प्लस करके लिख देते हैं, I2 प्लस में हो जाएगा I2 इंटू R2। और जो विद्युत वाहक बल है माइनस से प्लस की ओर हम चल रहे हैं, इस रूट में चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू I2 R2 प्लस R3 I1 प्लस I2। इस प्रकार हम किरचॉफ के द्वितीय नियम का जो लूप है इसको सॉल्व करते हैं। इसकी हेल्प से हम व्हीटस्टेन सेतु ब्रिज को सॉल्व करते हैं, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।